जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का शव मुंबई के एक होटल में मिला था। सांसद खुदकुशी केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस को सांसद के कमरे से 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। 40 लोगों के नाम है सुसाइड नोट में। पुलिस बता रही है, पुलिस के मुताबिक इस सुसाइड नोट में 6 पन्नों के सुसाइड नोट में 40 लोगों के नाम है। फिलहाल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उस सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है। सांसद ने खुदकुशी की है, निर्दलीय सांसद हैं और इस चीज की जांच की जा रही है कि क्या सुसाइड नोट पर मोहन डेलकर की ही हैंडराइटिंग है, क्या ये उन्होंने ही लिखा है सुसाइड नोट। और मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सांसद मोहन डेलकर ने खुदकुशी की है। उनका शव मिला, पुलिस कह रही है सुसाइड है, खुदकुशी का मामला है। 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, 40 लोगों के नाम है। और अब हालांकि आपको बता दें, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उस सुसाइड नोट की जांच कर रहा है कि क्या ये सुसाइड नोट जो है मोहन डेलकर की ही हैंडराइटिंग है इसमें या नहीं है। इस चीज की जांच की जा रही है। लेकिन 6 पन्नों के इस सुसाइड नोट में 40 लोगों के नाम है। आप समझिए, दादर और नागर हवेली के सांसद का शव मिला। 2019 में कांग्रेस छोड़ी थी इन्होंने, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते और अब सुसाइड कर लिया। शव मिला, पुलिस बता रही है सुसाइड का मामला है, खुदकुशी इन्होंने की है। सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि जांच की जा रही है कि सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग इनकी है या नहीं है। फॉरेंसिक टीम ने होटल के उस कमरे में भी जांच की जहां मोहन डेलकर का शव बरामद हुआ था। करीब 4 घंटे तक फॉरेंसिक टीम ने सी ग्रीन होटल के उस कमरे की जांच पड़ताल की जिसमें सांसद ने खुदकुशी की थी। मुंबई पुलिस सांसद के सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है। पुलिस स्टेशन के हद में आज दोपहर को एक होटल में लोकसभा के सम्मानीय सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन संजीभाई डेलकर इनका मृतदेह मिला है। घटनास्थल पे पुलिस पहुंची है, पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पे सुसाइड नोट मिला है, ये सुसाइड होने का शक्यता है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। राजीव रंजन जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, पूरा मामला समझाइए, पुलिस क्या कह रही है, सुसाइड नोट कहां तक ये मामला पहुंचा है, जांच। देखिए, जैसे ही ये खबर मिली है, खबर मोहन डेलकर के एक समर्थक के जरिए ही दिया गया कि मोहन डेलकर जी सुसाइड किए हैं या इस तरह से उनका शव जो है पंखे से लटका हुआ पाया गया है। और इस बात को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। शुरुआती दौर में यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ आई थी और टीम ने वहाँ पूरे होटल का मुआयना किया, साथ साथ उस कमरे का मुआयना किया। इसके बाद जब मामला काफ़ी पेचीदा लगा, लिहाजा फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम में यहाँ लगभग 4.5 घंटे बिताए। 4.5 घंटे बिताने के बाद कमरे का एक एक पहलू उसने जांच किया है। जो सुसाइड नोट की बात है, वो सुसाइड नोट की भी वो जांच कर रही है कि आखिर सुसाइड नोट उनके जरिए लिखा गया, क्योंकि जो 6 पन्ने का सुसाइड नोट में उसमें कई नाम हैं, उन नामों का भी जिक्र किया जाना स्वाभाविक है जिस तरीके से मोहन डेलकर जी स्पष्ट किए हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर ये सुसाइड नोट उनके जरिए से लिखा गया है या क्या, इस बात की भी जाँच चल रही है। उनकी जो बॉडी का पोस्टमार्टम है वो जे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। एक बात और ही इस बात में अगर पीछे जाकर देखें तो मोहन डेलकर जी ने कई बार इस बात को लेकर लोकसभा में जिक्र किया है और अपनी बात को नाराजगी भी जाहिर की है कि किस तरीके से वहाँ नाराजगी है, उनके राजनीतिक गतिरोध की नाराजगी। जी हाँ, मैं उस होटल के बाहर ही हूँ, सामने दिख रहा है। 5वीं मंजिल पर ये उन्होंने सुसाइड किया था। इसी होटल में 5वीं मंजिल पर सुसाइड किया था। होटल जो है वो बिल्कुल नरीमन पॉइंट पर है। नरीमन पॉइंट के मतलब सी व्यू में है। इसका समुद्र के जहाँ आगे जो खिड़कियाँ खुलती हैं समुद्र की तरफ है। और जो उनकी बॉडी को देखा गया, जो उनका बॉडी पंखे से लटका हुआ पाया गया, वो भी उसी समुद्र के वजह पता लग पाई है ही देखा। वजह पुलिस बता रही है किस वजह से सुसाइड। देखिए, पुलिस ने अभी तक कोई प्राइमा फेसी वजह नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर बताया गया है, उनके समर्थक और बाकी लोगों की तरफ से बताया गया कि वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। परेशानी की हालत में कई बार दिल्ली और अलग अलग जगह आना जाना उनका हुआ था, लेकिन उसी काम के सिलसिले में यहाँ मुंबई आए थे। मुंबई में उनको कुछ लोगों से कल मिलना था और उन लोगों के साथ ही उन्हें वापस सिलवासा जाना था। लेकिन इसी बीच ये हादसा हुआ और इस हादसे की खबर भी आई
तो लिहाजा ये अभी तक पुलिस ये तथ्य पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर उनके मौत की वजह क्या थी। अगर सुसाइड है तो सुसाइड की वजह क्या थी, इस बातों को अभी तक जिक्र नहीं, सामने नहीं, खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर कहा जा गया है पुलिस की तरफ से कि शायद वो काफ़ी दिनों से परेशान थे और जिस तरीके से उनके अलग अलग जगहों पर आना जाना का जो बात कही है उसके बारे में भी। जी हाँ, सुसाइड नोट में अभी तक ये तथ्य देखा जा रहा है कि सुसाइड नोट उनके जरिए लिखा गया है या क्या, इस बात की फॉरेंसिक टीम पूरी तरह से जांच कर रही है। 6 पन्नों का सुसाइड नोट है, गुजराती भाषा में ही लिखा गया है क्योंकि मोहन डेलकर जी गुजराती भाषा का ही उपयोग करते थे और उसी भाषा में लोगों से आमदरफ भी होते थे। तो उसी भाषा में सुसाइड नोट लिखा गया है। सुसाइड नोट में अलग अलग नाम जरूर लिखे गए, हालांकि इस नाम का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है और इस बात का भी जिक्र नहीं किया क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अभी जाँच कर रही है कि सुसाइड नोट आखिर उनके जरिए लिखा गया है या नहीं, इस बात की जाँच की जा रही है। दूसरी बात, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जब तक ये मोहन डेलकर यहाँ कल से आके रुके हुए थे तो उनसे कौन कौन से लोग मिले हैं, किन किन लोगों से उनकी मीटिंग थी, इस बात की पूरी दरियाफ्त की जा रही है। किन किन लोगों से उन्हें आगे मिलना था, इस बात की भी पूरी दरियाफ्त की जा रही है। ये मेरे ख्याल से सवाल है राजीव, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ जो अभी राजीव आपको दे भी रहे थे कि सवाल दरअसल उठ रहा है कि आखिर सांसद मोहन डेलकर ने खुदकुशी क्यों की, सुसाइड क्यों किया। दरअसल दादर और नागर हवेली के जो सांसद हैं वो मुंबई में क्या कर रहे थे। देखिए, पिछले हफ्ते आपको बता दें जेडीयू के नेताओं से मिले थे मोहन डेलकर, दादर और नागर के हालात पर चर्चा की थी। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लेने मुंबई आए थे। मुंबई के नरीमन पॉइंट में एक होटल में ठहरे थे, सी फेसिंग, जिस होटल का भी हम जिक्र कर रहे थे। 23 फरवरी को सांसदों को अपने साथ ले जाना था उनको। आज सुबह होटल के कमरे से उनका शव मिला। पुलिस ने मौत की वजह खुदकुशी को माना है। राजीव, बस एक आखिरी सवाल, वो मिल रहे थे, मिलने आए थे सांसदों के, तो उनको वापस जाना था, रूटीन नॉर्मल था मतलब, फिर अचानक से? देखिए, जिस तरीके से रूटीन उनका कार्यक्रम जो बना हुआ था सिलवासा में, वो 23 फरवरी को बाकी सिलवासा के लोगों, स्थानीय लोगों से, जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल था, उनसे मिलने वाले थे और यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल उनको लेकर जाने वाले थे। ये पूरा कार्यक्रम एक रूटीन के तहत था। रूटीन के तहत ही ये कल यहाँ आकर रुके हुए थे और इसके बाद यहाँ से आज वो जाने वाले थे। देर रात तक जाने का अंदेशा था क्योंकि 23 को लगभग 11 बजे के करीब वो कार्यक्रम था। वहाँ मीटिंगों का दौर था, लोगों से मिलना था, अपने क्षेत्र में लोगों से भी मिलने वाले थे, उनकी समस्याओं सुनने वाले थे और ये पूरा जो कार्यक्रम था एक रूटीन कार्यक्रम था। लेकिन बीच में ये बात सामने आई। इस बात को लेकर संदेह सुबह जरूर उठने लगा कि आखिर अचानक से सांसद, जांच का विषय है, अचानक से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया सांसद ने, माननीय सांसद ने ये कदम क्यों उठाया? लोगों से मिल रहे थे, जेडीयू नेताओं से मिले थे, 23 तारीख को उनको वापस जाना था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया? आपसे राजीव आगे भी इस खबर से जुड़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ कि क्या देशहित की बात करना प्रोपेगेंडा होता है? क्या गणतंत्र दिवस पर हिंसा के खिलाफ बोलना अपराध है क्या? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। दरअसल चेन्नई के डीएवी स्कूल ने 10th के छात्रों को, 10वीं के छात्रों को एग्जाम में 26 जनवरी को किसान रैली के नाम पर गणतंत्र दिवस वाले दिन कैसे हिंसा हुई, कैसे तिरंगे का अपमान हुआ, पुलिस वालों की पिटाई हुई, आंदोलन के नाम पर लोकतंत्र को शर्मसार किया, कुछ उन्मादी लोगों ने उस पर एक लेटर टू एडिटर लिखने के लिए कहा। लेटर टू एडिटर लिखने के लिए कहा जाता था ना स्कूल में, तो 10th के बच्चों को इस पर कहा गया कि आप इस पर लेटर टू एडिटर लिखिए। आसपास के जो आपके एडिटर्स हैं उनको आप लिखिए कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। स्कूल ने उन लोगों की निंदा करने के लिए कहा था जिन्होंने देशहित के खिलाफ हिंसा की। बहुत अच्छी चीज है। देशहित में गर्व करने वाली इस खबर को कांग्रेस प्रोपेगेंडा बता रही है। कांग्रेस को देशहित के इस प्रश्न पत्र से बेहद परेशानी हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि डीएवी बच्चों को प्रोपेगेंडा यानी कि दुष्प्रचार सिखा रहा है। तो अब आपको यह दरअसल तय आप करिएगा कि दिल्ली दंगों पर बच्चों की सही जानकारी देना, बच्चों को सही जानकारी देना सही है या गलत है। यह तय करने के लिए आपको चेन्नई के डीएवी स्कूल का प्रश्न पत्र आपको देखना चाहिए, आप खुद तय करिएगा। देखिए, ये वो एग्जाम का वो प्रश्न पत्र 11 फरवरी को 10वीं क्लास के बच्चों को प्रश्न पत्र में दिल्ली हिंसा पर 100 से 120 शब्दों के लेख में लिखने के लिए कहा गया। प्रश्न पत्र में लिखा क्या था ये देखिए आप। ये लिखा था कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ नागरिकों में नफरत है, गुस्सा है। कृषि कानून के विरोध में घृणा से भरे प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति नष्ट की, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, दिन दहाड़े पुलिस वालों पर हमला किया। इस टॉपिक पर, इस विषय पर उपद्रवियों के व्यवहार की निंदा करते हुए अपने शहर के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। आप लेटर टू एडिटर लिखें इस टॉपिक पर।
उपद्रवी जो ये महसूस नहीं कर पाए कि देश जो है वो व्यक्तिगत लाभ और जरूरतों से पहले है। सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना, तिरंगे का अपमान करना, पुलिस वालों पर हमला करना ऐसा अपराध है जिन्हें किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। अपनी ओर से ऐसे हिंसक उन्मादी लोगों से निपटने के लिए छात्रों से कहा गया कि आप सुझाव दें जो उकसाने पर हिंसा करते हैं। लेटर टू एडिटर लिखने के लिए कहा गया, जिसको कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बताया। चेन्नई के डीएवी स्कूल ने देश हित पर प्रश्न पत्र तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया था, लेकिन इसमें कांग्रेस बुरी तरह से फेल हो गई है। स्कूल ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के विरोध में छात्रों को लिखने के लिए कहा था, लेकिन इस प्रश्न पत्र से परेशान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह भाषा का प्रश्न पत्र है या क्या अब दुष्प्रचार कैसे लिखें इसका प्रश्न पत्र है। चेन्नई के गोपालापुरम स्कूल को यह साफ करना चाहिए। शशि थरूर उसी कांग्रेस के सांसद हैं जो किसान आंदोलन में खालिस्तान की साजिश पर चुप रही, जो कृषि कानून के नाम पर देश के खिलाफ टूल किट साजिश पर खामोश है। उसके नेता कह रहे हैं कि देश हित के बारे में सोचना दुष्प्रचार है। सवाल उठाया गया है स्कूल की तरफ से, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आज के बच्चे ये जानें और समझें कि देश में हो क्या रहा है। और यहाँ पर जब हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, वो आज जो देश में हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आरोप लगाया जाता है कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चेन्नई के डीएवी स्कूल के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उसने प्रश्न पत्र में किसानों को शरारती और हिंसक उन्मादी कहा है। लेकिन डीएवी स्कूल के प्रश्न पत्र की जो कॉपी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें लाल किला पर हिंसा करने वालों या फिर पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को हिंसक या उत्पाती कहा गया है। उसमें कहीं भी किसानों को हिंसक या उत्पाती नहीं कहा गया, उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि चेन्नई के इस स्कूल के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि वो इस देश के बच्चों को देश हित का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देश हित के इस प्रश्न पत्र में कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि लाल किला हिंसा पर लेख उसके नेताओं को लिखना होता तो क्या होता। जिस बात पे शशि थरूर जी एतराज करें, वो किसी एग्जाम में कहा गया कि आप संपादक को चिट्ठी लिखें और ऐसी चिट्ठी लिखें जिसमें कि ये जो 26 तारीख को इसकी निंदा करें और ये कहें कि देश पहले है, व्यक्ति बाद में है। अब उनके यहाँ तो व्यक्ति पहले है, देश बाद में है। उनके यहाँ तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार पहले है, प्रियंका वाड्रा पहले है, देश बाद में। डीएवी स्कूल ने प्रश्न पत्र में बच्चों को दैनिक समाचार पत्र के लिए लेख लिखने को कहा था, जिसमें लाल किला हिंसा की निंदा करने के लिए कहा गया था। लेकिन लाल किला हिंसा की निंदा से कांग्रेस का परेशान होना उसके देश हित के पाठ्यक्रम पर बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, दंगाइयों के खिलाफ लिखने के लिए कहा गया था। नाराज दंगाइयों को होना चाहिए, कांग्रेस क्यों नाराज हुई? एग्जाम बच्चों का था, फेल कांग्रेस हो गई। देशी दृष्टिकोण में जी न्यूज का मानना है, क्योंकि अब मैं भी एक और ट्वीट पढ़ रहा था अकाली की तरफ से भी, सिरसा मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी कह रहे हैं कि डीएवी स्कूल को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हम जी न्यूज में ये देशहित में हम ये मानते हैं कि चेन्नई की डीएवी स्कूल ने जो किया उसकी पूरे देश भर में तारीफ होनी चाहिए। हर स्कूल को सीखना चाहिए डीएवी स्कूल से। देश के हर स्कूल में ये बताना चाहिए कि उन लोगों को दंगाई कहने में कोई बुराई नहीं है जिन्होंने लाल किला हिंसा की। जो हिंसा कर रहे थे उनको दंगाई कहने में कोई बुराई नहीं है। देश के हर स्कूल में किसान आंदोलन की आड़ में चल रही खालिस्तानी साजिश के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। यह सराहनीय कदम है डीएवी स्कूल का। स्कूल ने जो कुछ किया और हम देशहित दृष्टिकोण में मानते हैं कि यह बहुत सही कदम है। आगे बढ़ते हैं, देशहित में आप पुडुचेरी की बात करेंगे। आज दक्षिण में कांग्रेस का इकलौता किला भी रह गया। जी हां, पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। असल में आज पुडुचेरी में विश्वास मत परीक्षण होना था, यानी कि फ्लोर टेस्ट होना था, बहुमत हासिल करना था विश्वास मत, लेकिन विश्वास खो दिया कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखे जाने से पहले ही
वो और उनके सत्ताधारी पक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायणसामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद नारायणसामी राजभवन के लिए निकल गए और उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि वोटिंग से पहले नारायणसामी ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश की कोशिश की। आपको पहले नारायणसामी का यह आरोप सुनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। In the meanwhile, what Speaker should have done, he should have put the motion into vote, but he did not do. He himself read the ruling, saying that the ruling government has lost its majority. It is absolutely incorrect under the procedure. Even if the ruling party or the opposition, if they abstain, it is the duty of the Speaker to put the motion into vote, and then he can say whether the motion is carried or rejected. This procedure he did not follow. By using the voting power that has been given to these three nominated MLAs, it is murder of democracy. It is not anywhere found in the country, and the people of Puducherry and the people of this country will teach them the lesson. बहुमत खुद खो दिया, लेकिन लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए वैसे नारायणसामी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने भी कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पुडुचेरी में हिंदी भाषा को जबरन लागू करने की कोशिश कर रही है और केंद्र ने पुडुचेरी के लोगों के साथ धोखा किया है। हम नारायणसामी के इन आरोपों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नारायणसामी की सरकार, देखिए, अल्पमत में, जो कहा जाना है कि अल्पमत में आई तो आई कैसे, वो आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं नारायणसामी। पुडुचेरी में कुल सीटें हैं 33। ध्यान से समझिएगा इस आंकड़े को, कुल सीटें 33। इनमें केंद्र की तरफ से मनोनीत 3 विधायक इसमें शामिल हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ 30 सीटों पर होता है, 3 मनोनीत होते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के 5 एमएलए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डीएमके के भी 1 विधायक का इस्तीफा हुआ। कांग्रेस का 1 विधायक पहले ही अयोग्य घोषित है, यानी कि आप समझिए 7 सदस्य इनमें से कम हो गए। और इन 7 को दरअसल निकालने के बाद बचे विधायक 26, क्योंकि 33, उसमें से आप 7 हटा दे, 26। और इनमें कांग्रेस के जो गठबंधन के पास 12 और विपक्षी के पास हो गए 14, विपक्षी गठबंधन के पास हो गए 14। बहुमत तो खो दिया ना, आपके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। लोकतंत्र की हत्या कैसे? और फ्लोर टेस्ट इसी 26 की संख्या पर होना था। नारायणसामी चाहते थे कि बीजेपी के मनोनीत 3 विधायक शामिल ना किए जाए, उन्हें हटाकर सिर्फ 23 पर ही फ्लोर टेस्ट हो, लेकिन स्पीकर ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और नारायणसामी की अल्पमत वाली सरकार गिर गई। अब केंद्र पर नारायणसामी के आरोपों की पड़ताल भी करेंगे कि क्या वाकई सरकार गिराने के लिए केंद्र सरकार दोषी है या खुद नारायणसामी का जनता से छल और झूठ इसके लिए जिम्मेदार है। आपको जवाब हमारी इस रिपोर्ट के मिल जाएगा। केरल के वायनाड में सांसद राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे। ठीक उसी समय पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। पुदुचेरी में नारायणसामी ने केंद्र पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सत्ता जाने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार होता है या सरकार की अपनी करनी भी इसका कारण होती है? हम आपको अब 17 तारीख की तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी तब वायनाड में नहीं, पुदुचेरी में थे, मछुआरों के बीच में थे। उनके ठीक बगल में नारायणसामी खड़े थे। एक महिला ने तब नारायणसामी के मुंह पर कहा था कि तूफान के वक्त सरकार से कोई मदद नहीं मिली। तूफान ग्रस्त इलाके में मुख्यमंत्री झांकने तक नहीं आए। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார். அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு. राहुल गांधी पीड़ित महिला की भाषा समझ नहीं पाए। नारायणसामी ने इसका पूरा फायदा उठाया। अंग्रेजी में राहुल को सब झूठ बताया। At that time, during cyclone, sir, river cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is referring. इसके बाद राहुल गांधी ने इन मछुआरों को समंदर का किसान कहा और मछली पालन के लिए अलग मंत्रालय की मांग की। I consider you to be farmers of the sea, and I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसका जवाब असम पहुंचकर दिया। हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है। आप खुद सोचिए, पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार क्या इसलिए नहीं गिरी कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने जनता का नाम लेकर सरेआम झूठ बोला और कुछ दिन बाद ही सही सच जानने के बावजूद राहुल गांधी चुप रहे, कोई एक्शन नहीं लिया। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, पुदुचेरी। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात करेंगे उस विमान हादसे की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। जी हां, द बर्निंग प्लेन। और ये प्लेन कहां से कहां जा रहा था अब आपको बता देते हैं। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शनिवार को यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 328 में उड़ान भरी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बस कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक मंजर सामने होगा। उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड्स बाद फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया और आग की लपटों के साथ ये प्लेन जलने लगा। और साथ ही जो डिटेल्स हैं इस प्लेन के आग की लपटों में आने के, वो डिटेल्स आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इसके वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सेकंड तक द बर्निंग प्लेन। सेकंड तक अमेरिकी फ्लाइट का खौफनाक मंजर। एक 1000 फीट की ऊंचाई, विमान में 231 यात्री सवार, क्रू के 10 मेंबर भी विमान में मौजूद कि तभी आग की लपटों में घिरा एक इंजन और सामने मंडराने लगी मौत। शनिवार को अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 777 विमान ने होनोलुलु के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान का एक इंजन फेल हो गया। इंजन में आग लग गई। इसका वीडियो विमान में सवार एक यात्री ने ही बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने फौरन इसकी सूचना ग्राउंड कंट्रोल को दी। मेडे की कॉल भी दी। 20 मिनट बाद ही विमान वापस डेनवर एयरपोर्ट पर लौट आया। विमान की सफल लैंडिंग हुई, किसी की जान नहीं गई। लेकिन घबराए यात्रियों ने बताया कि वो पल कितना डरावना था। And we started and everything started well, and then all of a sudden it was just this big, you could just feel it like boom, and you could hear it and we started shaking. कोलोराडो के लोगों ने भी धरती से ये मंजर करीब से देखा था। उस समय आसमान में जलता विमान देखकर एक बच्ची चीख उठी थी। Hear it? Yeah. Mommy! Oh my God, it's just a plane. It's just a plane. Plane. It's just a plane. It's a plane that broke the sound barrier. No, it's something blew up.
You see that? There's like a little black cloud of smoke right there. आसमान से इंजन के कई पुर्जे टूटकर जमीन पर भी गिरे थे। डेनवर से कई मील दूर लोगों के घरों तक इंजन का मलबा पहुंचा। ब्रूमफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने ये तस्वीरें शेयर की, जिनमें बड़े बड़े हिस्से घरों के बाहर पड़े दिख रहे हैं। गनीमत ये रही कि इन पुर्जों से किसी को चोट नहीं पहुंची। The fact that we are still not getting reports of any injuries is absolutely shocking at this point. It's amazing. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को नई फ्लाइट से भेजने का इंतजाम किया गया, लेकिन यह हादसा विमान में सवार सभी यात्रियों को जिंदगी भर की बुरी यादें दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विमान हादसों की खबरें सुनते होंगे। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में भी ये घटना कई बार हो चुकी है, लेकिन भारत में विमान में यात्रा करना दुनिया की अपेक्षा काफी सुरक्षित माना जाता है। ऐसा हम पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए कह सकते हैं। 2015 में भारत में 10 विमान हादसे हुए, तो वहीं दुनिया की अगर बात करें तो विमान हादसों की संख्या 92 रही। 2016 में भारत में 7 विमान हादसे हुए, तो दुनिया में 76 विमान हादसे हुए या घटनाएं हुई। 2017 में भारत में 8 विमान हादसे हुए, जबकि दुनिया में 88 रहा ये नंबर। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारत में हुए विमान हादसों में स्केड्यूल्ड, नॉन स्केड्यूल्ड, जनरल एविएशन के मामले शामिल हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत का ये आंकड़ा कितना सुकून पहुंचाने वाला है। और अब आपको देश हित में बंगाल की खबर दिखाते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुगली में उनके द्वारा जनसभा की गई, रैली की गई। ये बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली थी। ध्यान कीजिए कि हुगली ही वो जगह है जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐसे वक्त में हुई है जब कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई यानी एक्शन देखने को मिल रहा है। आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुंची और कोयला घोटाले में उनकी पत्नी रुजिरा को नोटिस जारी किया। शुक्रवार को इसी मामले में सीबीआई ने पुरुलिया, बांकुरा, बर्दवान और कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की थी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है और बीजेपी की सरकार बनी तो कट मनी का कारोबार रुकेगा और हर बंगाली अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने
वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.